हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। और ये आज का जो सेशन है पॉलिटी का है, दूसरा वाला वीडियो है, सेकंड सेशन है। इससे पहले भी हमने कहाँ तक बात कर लेते, एक बार मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, बता देता हूँ कि इस तरीके का हमने क्या फंडामेंटल राइट्स वगैरह के बारे में सारा कुछ देख लिया था। ठीक है, जो भी था ये सारा क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ठीक है, अब इससे क्या कि हम आगे बढ़ने वाले हैं और भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आपने पहला वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप पहले वाले वीडियो को देख लें। बहुत से बेसिक जो स्ट्रक्चर हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फर्दर इसके बाद से हम क्या करेंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। इस वाले के सेशन में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई होगा। ठीक है, तो धैर्य करें, सब कुछ बताया जाएगा आपको, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। और जो भी आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएसआई के लिए, लेखपाल के लिए कर रहे हैं, तो ये जो सेशन चलेगा बेसिकली एसआई के लिए होगा। ठीक है, मतलब एसआई का मतलब ये होगा कि पॉलिटिकल क्वेश्चंस आपके लेखपाल में पूछे जाते हैं। बट अगर आप दरोगा के लिए तैयारी कर लो या फिर एसआई के लिए कर लो, तो फिर लेखपाल जो लेखपाल है वो क्या है, वो उसी में आपका मतलब इंक्लूड हो जाता है। मतलब ये सारा टॉपिक वगैरह सारा कुछ सेम ही होता है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप ये सेशन देखते हो, अच्छा तरीके से देखते हो, समझते हो, तो आप समझना कि आपको यूपीएसआई का पॉलिटी और लेखपाल का दोनों साथ ही साथ आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब अच्छे से सब चीज़ों को समझ लोगे। तो स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने ये है, क्वेश्चन तो नहीं है, बट इसके पहले जो हमने आपको बता रखा था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो कुछ उसके पॉइंट्स रह गए थे, तो यहीं पे मैं आपको उसको क्लियर कर देता हूँ। एक बार मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो पॉइंट है एक बार डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और फर्दर जो भी क्वेश्चंस हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं अगर मौलिक अधिकार का, तो ये मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो इसको रीड कर लेते हैं। 5-6 पॉइंट है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा पॉइंट मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, यूएसए से लिया गया। ठीक है, इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में ही हुआ है। तो इसके बारे में मैंने आपको बता रखा था कि पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप है। और पार्ट 3 में क्या, फंडामेंटल राइट्स है। और पार्ट 4 में क्या है कि डीपीएसपी है। ठीक है, तो ये चार पार्ट मैंने आपको बता रखे थे। और फंडामेंटल राइट्स में मैंने आपको जो भी अनुच्छेद थे, जो आर्टिकल थे, वो भी मैंने आपको क्या कर रहे थे, बता रखे थे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, अगर आपने नहीं देखा तो पहले वाले वीडियो को देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज इस चीज़ों को जैसे जैसे क्वेश्चन में अगर आते रहेंगे तो मैं रिपीट भी कराता रहूँगा। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट कह रहा है इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो अब देखो, थर्ड वाला पॉइंट कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है या कि आपके साथ ऐसा होता है कि आपका जो फंडामेंटल राइट से कहीं भी मतलब हनन हो रहा है उसका, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, या फिर आप मतलब किसी भी न्यायालय में आप जा सकते हैं। ये आपको क्या करता है, पूरा अधिकार देता है। ठीक है, मतलब आपका जो फंडामेंटल राइट्स है उसे कोई ले नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता है, आपको ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि यह व्यक्ति के अधिकार के लिए, मतलब कि अगर कोई चाहे कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो या फिर फंडामेंटल राइट्स कोई छीन ले कोई सरकार, तो ये नहीं होता, ऐसा होता नहीं है। ऐसा आपके राइट्स है कि अगर आपको सरकार आपके फंडामेंटल राइट्स को छीन लेती है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, केस कर सकते हैं, और जो भी लीगल प्रोसेस आप उसे फॉलो कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं या फिर स्टेट को कुछ ऐसे पावर दिया गया है कि एक क्रिटिकल सिचुएशन में वो क्या करते हैं कि आपके उस राइट्स को क्या करते हैं कि फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग पार्ट है। बट जो बेसिक है वो ये है कि ये क्या है कि फंडामेंटल राइट्स किसी भी व्यक्ति के अधिकार के लिए होता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। कानूनी मान्यता का देखो मतलब ये है कि कानूनी रूप से आपको जो मौलिक अधिकार है या फंडामेंटल राइट्स हैं, कानूनी तरीके से आपको ये मिले हैं। और इसमें अगर किसी भी तरीके की छेड़छाड़ की जा सकती है तो आप कानून से या फिर आप न्यायालय में जा सकते हैं, आप कानून की मदद ले सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो क्या हो रहा है, इसका हनन हो रहा है या फिर छीना जा रहा है। ठीक है, सिक्स पॉइंट है यह सरकार के महत्व को घटाता है। अब देखो, अगर कोई भी सरकार आती है तो वो क्या करते हैं कि जो सरकार आती है, कोई भी गवर्नमेंट आती है, ठीक, किसी भी पार्टी की, तो वो अपनी मोनोपोली ना चला पाए। वो जो भी जो स्टेट है उसके जो पब्लिक है उसके ऊपर क्या करें, अपना वो कानून ना थोपें। इसके लिए क्या क्या है कि ये आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये क्या कि सरकार के महत्व को यहाँ पे क्या कर देता है, वो घटा देता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। सेवंथ पॉइंट कह रहा है कि यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं।
देखो स्वतः प्राप्त का मतलब ये है कि अगर आप इंडियन के या फिर भारतीय नागरिक हो तो आपको इसे प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये जन्म से प्राप्त है, मतलब कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये स्वतः प्राप्त हो जाते हैं अगर आप भारत के नागरिक हैं तो, ठीक है। मतलब भारत के नागरिक हैं तो ये आपके पास है। इसमें ये नहीं सोचना है आपको कि आपको कहीं जाना पड़ेगा, इसे कोई डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको ये फंडामेंटल राइट्स आपके पास हैं, ठीक है, लीगली आपके पास ये हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है कि भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, ठीक है। अगर आपको राष्ट्रपति के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या फिर कैसे राष्ट्रपति बनाया जाता है या फिर कौन ओथ दिलाता है, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग सा सेशन बनाऊंगा। तो आपको सपोर्ट करना होगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हमें भी लगे कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो राष्ट्रपति के लिए, ठीक है, ये जो पोस्ट है इसके लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या डिग्रियाँ होती है, या फिर जो भी प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं या फिर कैसे ये चुने जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बट वी नीड अ सपोर्ट, ठीक है। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आ रहा तो इसको लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। तो दोनों में देखो अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 से लागू है। डी ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया है, ठीक है ना। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा गलत है, ठीक है। मे भी कि अगर आप पहले वाला वीडियो भी देखे होगे या फिर अगर आप इस वीडियो को अभी स्टार्टिंग से देख रहे होगे तो आपको तुरंत ही पता चल गया होगा कि कौन सा इसमें गलत है, ठीक है ना। तो इसका आंसर के बारे में बात करें तो डी ऑप्शन है, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया, ठीक है। तो जो भाग 3 है या फिर पार्ट 3 है, इसमें क्या बोला गया, आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोला गया, ठीक है। पार्ट 3 में क्या बोला गया है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोला गया है। तो ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। मतलब कि ये जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है, ये क्वेश्चन, ठीक है। ये असत्य है इन 4 ऑप्शंस में, तो ये क्या है, असत्य, बाकी सारे क्या है, सही हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में नागरिकता हासिल करने के कौन सा तरीका वैध है, ठीक है, कौन सा तरीका वैध है। ए ऑप्शन कह रहा है जन्म से, बी ऑप्शन कह रहा है वंश के आधार पर, सी ऑप्शन कह रहा है क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा, डी ऑप्शन कह रहा है उपरयुक्त सभी, ठीक है। देखो अगर आप जन्म से हो, आपका जन्म इंडिया में होता है तो आप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप इंडियन सिटीजनशिप को ऑक्यूपाई करोगे। मतलब कि अगर आप जन्म आपका होता है यहाँ पे भारत की धरती पे, तो आप यहाँ के नागरिक बन जाओगे, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या, वंश के आधार पर। वंश के आधार का मतलब ये है कि अगर आपके माता पिता भी भारतीय रहे हैं तो आप भी क्या हो जाओगे, भारतीय हो जाओगे, आपके पास भी ये नागरिकता हो जाएगी, ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा। अब सी ऑप्शन का मतलब देखो ये होगा कि क्षेत्र समाविष्ट का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि जैसे बांग्लादेश है या पाकिस्तान है, वो क्या है कि इंडियन मतलब को इंडियन टेरिटरी नहीं है, ठीक है, वो भारत में नहीं है। बट किसी वजह अगर मान लो कि पाकिस्तान वो भारत में सम्मिलित हो जाता है, ठीक है, अगर पाकिस्तान भारत में सम्मिलित हो जाता है तो जितने भी पाकिस्तान के नागरिक हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे कि उनको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो सी ऑप्शन ये है। डी ऑप्शन क्या है, उपरयुक्त सभी। ये 4 ऑप्शन से दे रखे हैं आपको और इसमें से बताना है कौन सा सही होगा। तो ये क्या, सारे के सारे ऑप्शन देखो सही हैं। और अगर आप नागरिकता के बारे में पढ़े होगे तो आपको पता होगा, अदरवाइज अब इससे पहले वाला हमारा वीडियो देखो। अगर आप चाहते हो सेपरेट वीडियो बना सिर्फ नागरिकता पे, तो वो भी हम कर सकते हैं आपके लिए। और आपको बस सिंपल सा एक काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। तो इसके बारे में हम कर देंगे, नागरिकता के बारे में एक सेपरेट हम वीडियो बना देंगे। उसके बाद से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी हम बताएंगे किस तरीके से इनको चुना जाता है, तो ठीक है, वो मैं कर दूंगा। अब देखो जन्म से, तो ये जो 4 पॉइंट है या फिर 3 पॉइंट है, ये मैंने आपको तीनों के तीनों समझा दिए हैं। और तीनों क्या है, तीनों तरीके से आप भारत के नागरिक बन सकते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी अगर आप बाहर चाहते हो और प्रॉपर तरीके से आप डॉक्यूमेंटेशन पेश करते हो, अगर बनना चाहते हो तो भी बन सकते हो। 4 तरीके होते हैं, 3 दे रखे, चौथा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से ये आपको बताना है कि गलत कौन सा है, ठीक है। ए ऑप्शन दे रहा है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रबंध है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप भारत के नागरिक हो तो आप किसी और कंट्री के नागरिकता नहीं ले सकते हैं। अगर आप लेते हैं तो आपकी जो भारत की नागरिकता वो अपने आप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, वो खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि भारत में केंद्र और राज्यों की नागरिकता अलग अलग होती है। बी ऑप्शन का मतलब है कि जो केंद्र में या फिर
केंद्र शासित प्रदेश हैं या फिर जो भी स्टेट हैं, अगर आप जैसे कि मान लो कि आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो तो आपके पास स्टेट की भी नागरिकता होनी चाहिए और उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए कि केंद्र के द्वारा भी एक नागरिकता होनी चाहिए, ऐसा बी ऑप्शन कह रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन कह रहा है कि भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अब ये तो समझ गया होंगे कि जो नागरिकता का जो भी एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ठीक है, डी ऑप्शन कह रहा है एक व्यक्ति जन्म से भारतीय माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। ठीक है, ये तो कह रहा है डी ऑप्शन, मतलब कि अगर आपका जन्म क्या हो कि यह भारत में हुआ हो और आपके या फिर आपके माता पिता पहले से भारत में रहते हों, भारतीय नागरिक हों, तो आप भी क्या हो जाओगे, जन्म से भारतीय माने जाओगे। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन कह रहा है। अब आपको बताना है इसमें से गलत कौन सा है, गलत कौन सा है ये आपको बताना है। देखो इसमें बी ऑप्शन, देखो बी ऑप्शन क्या है कि गलत है, क्योंकि अगर आप किसी स्टेट में रहते हो, जैसे कि आप यूपी में रहते हो, बिहार में रहते हो, बंगाल में रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो आपके पास क्या आप एक ही नागरिकता होती है कि आप भारतीय हो, इसके सिवा आपके पास दूसरी कोई नागरिकता नहीं होती है कि आपके पास स्टेट के लिए अलग से नागरिकता रखनी पड़ेगी और केंद्र के लिए अलग से। ठीक है, मतलब सेंटर के लिए अलग से नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप क्या हो कि भारतीय हो, हम सभी भारतीय हैं और हमारे पास सिर्फ एक ही नागरिकता है। ठीक है, तो ये हुआ बी ऑप्शन क्या हो जाएगा कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है और ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, ये कथन गलत है। बाकी देखो जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं ये तीनों के तीनों क्या है कि सही है। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का प्रबंध है, ये सही है। भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ये भी सही है। और डी ऑप्शन भी क्या सही है, ये मैंने आपको नागरिकता के बारे में बता दिया है, अच्छे से मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी भी तरीके का अगर आप कोई कन्फ्यूजन फेस करते हैं या फिर किसी तरह कोई दिक्कत आपको लगती है तो आप कमेंट करें और लेट मी नो कि मुझे पता चलना चाहिए कि क्या आप किस तरह की प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं। ठीक है, तभी मैं उसको सॉर्ट आउट कर पाऊंगा। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन है स्वैच्छिक त्याग से, मतलब अगर आप चाहते हो कि मुझे अब इंडियन सिटीजनशिप नहीं चाहिए तो आप क्या करो, उसको त्याग कर दो। बी ऑप्शन कह रहा है बर्खास्तगी द्वारा। बर्खास्तगी द्वारा मतलब ये होगा कि अगर आपने कहीं गलत डॉक्यूमेंट पेश कर दिए, अगर आपको भारत नागरिक नहीं हो और नागरिक बनने के लिए आपने कुछ डॉक्यूमेंट पेश किए और आगे चल के पाया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट फेक हैं, गलत हैं या फिर जैसे भी हैं, मतलब कि वो गलत हैं बस। ठीक है, तो वो क्या किया जाएगा, ऑटोमेटिकली उसे क्या किया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है नागरिकता से वंचित करके आपको नागरिकता से ही हटा दिया जाए। डी ऑप्शन कह रहा है उपरयुक्त सभी। ठीक है, तो इसमें देखो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि आप मतलब इन तीनों तरीके से आप क्या कर समाप्त की जा सकती है। ठीक है, नागरिकता आपकी समाप्त की जा सकती है, ये तीन तरीके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं। ठीक है, प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति। बी ऑप्शन कह रहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा 2002 के बाद PIO कार्ड धारक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति। देखो PIO का मतलब ये होगा ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और एक और वर्ड होता है OCI होता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो वो इसके बाद से या इस सेशन में क्वेश्चन आएंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। सी ऑप्शन कह रहा है एक विदेशी नागरिक जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रवासी भारतीय नागरिक कहेंगे। ये आपको इसमें से बताना सही कौन सा होगा। तो देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये तीनों क्या, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसका मतलब मैं बताता हूँ, PIO का देखो क्या मतलब होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, मतलब जो यहीं का रहता है, यहीं का रहने वाला हो, यहाँ के उसके पास नागरिकता हो और वो क्या हो कि उसके पास मतलब कि पासपोर्ट वगैरह हो, वो उसको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन भारतीय मूल कार्ड धारक, ठीक है, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में सत्य है। PIO कार्ड धारक भारत में शोध कार्य, पर्वतारोहण जैसे कार्य बिना सरकारी आज्ञा के कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन, यदि PIO कार्ड धारक 7 वर्षों से भारत में रह रहा है तो उसे आवेदन करने पर भारत की नागरिकता मिल सकती है। सी ऑप्शन कह रहा है चीन, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के नागरिकों को ही PIO कार्ड दिया जाता है। डी ऑप्शन कह रहा है PIO कार्ड धारक पूरा जीवन बीमा वीजा के भारत की यात्रा कर सकते हैं। ये 4 ऑप्शंस दे दिए हैं
और इस 4 ऑप्शन से जो राइट आंसर होगा या फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से सही होगा वो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यदि पीआईओ कार्ड धारक 7 वर्षों से भारत में रह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की नागरिकता या फिर भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओसीआई कार्ड धारक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, ओसीआई का मतलब देखो यही होता है। ए ऑप्शन कह रहा है ओसीआई कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकारों की समानता होती है। बी ऑप्शन कह रहा है उसे भारत में रहने के लिए स्थानीय पुलिस के रजिस्ट्रेशन से छूट मिलती है। सी ऑप्शन कह रहा है वह पूरा जीवन बीमा वीजा के भारत की यात्रा कर सकता है। डी ऑप्शन कह रहा है ओसीआई कार्ड पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी को दिया जाता है। और बताना आपको है कि इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है, ये ओसीआई कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकारों की समानता होती है, ये ऑप्शन क्या है कि सही नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है, ये कथन सही नहीं है ए ऑप्शन वाला। ठीक है ना, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाए। बाकी ये 3 क्या हो जाए, ओसीआई कार्ड के बारे में सही है, तो इनको आप देख लेना कि पाकिस्तान बांग्लादेश जो भी है तो इसको नागरिकों को छोड़कर सबको दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। और क्वेश्चन देखो ये भी पूछ सकता है कि ओसीआई कार्ड किस देश के नागरिकों को नहीं दिया जाता है, तो याद कर लेना पाकिस्तान बांग्लादेश, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सुविधा विदेशियों को भारत में नहीं मिलती है। ठीक है, कोई विदेशी अगर भारत में आता है तो कौन सी ऐसी सुविधा जो उसको नहीं मिलती है, ये आपको बताना। धर्म, जाति, लिंग या स्थान, जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। सी ऑप्शन अभिव्यक्ति की आज़ादी। डी ऑप्शन ऊपर एक में से कोई नहीं। अब इसमें देखो जो अभिव्यक्ति की आज़ादी हो जाती देख लेना। ठीक है, कि ये सारे क्या हो जाते हैं, इसको भारत में नहीं मिलते हैं। ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का थोड़ा सा खास ध्यान देना, ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो उपयुक्त में से क्या आना कि कोई नहीं। ठीक है, एक बार फिर से देखो क्वेश्चन देख लेना, निम्न में से कौन सी सुविधा विदेशियों को भारत में नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये क्या सारी सुविधाएं क्या मिलती हैं। ठीक है, इनमें से क्या है कि ये जो डी ऑप्शन है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित मतलब अनुच्छेद 5 क्या कहता है, संविधान लागू होने के समय स्वतंत्रता। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के ऐसे लोगों की नागरिकता जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं। अनुच्छेद 7 क्या कह रहा है कि संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। और डी ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 10 नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। ठीक है, अब इसमें देखो जो अनुच्छेद 7 है ये क्या है कि ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये सारा बताने वाला हूँ सारे अनुच्छेद के बारे में। ठीक है, एक अलग से सेपरेट स्लाइड है, उसमें मैं आपको सारा का सारा उसमें मैंने दिखा रखा है, तो उसमें हम सारा एक बार रीड कर लेंगे, उसमें सब देख लेना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रसिया से लिया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रसिया से लिया गया। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा जो मूल कर्तव्य होगा या फिर मूल अधिकार हो गया या फिर प्रियम्बल हो गया, प्रस्तावना हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ से लिए गए हैं, इन पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, मूल कर्तव्य लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया, कहाँ से लिया गया है, रसिया से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था, ये आपको बताना है। जो फंडामेंटल ड्यूटी थी उनको कब जोड़ा गया था, इसके बारे में आपको बताना है। 1976 ये राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, 1976 याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था उसी के आसपास का है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं। देखो मूल कर्तव्य और मूल अधिकार में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन मत होना। ठीक है, क्योंकि ए ऑप्शन देखो जो दे रखा है ना 6, ये मूल अधिकार है, 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, पहले कितने थे, 7 थे, फिर कितने हो गए, 6 हो गए। कैसे हो गए 6, क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी थी उसको हटा दिया गया था। कैसे हटाया गया था, जो 44 अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसके द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था, जिससे जो मूल अधिकार थे वो 6 हो गए थे। ठीक है, अब मूल कर्तव्य कितने हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो मूल कर्तव्य देखो 11 हैं। ठीक है, कितने हैं मूल कर्तव्य, कितने हैं, 11 हैं। अब इसमें देखो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, जो मूल कर्तव्य की अगर हम बात करें तो ये आपको मिल जाएगा पार्ट 4A में। ठीक है,
पार्ट 4A में मिल जाएगा, और कौन सा आर्टिकल में, 51A में आपको मिल जाएगा मूल कर्तव्य। ठीक है, ये आर्टिकल 51A, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब देखो पहले कितने थे, पहले हमारे पास कितने थे कि 9 थे मूल कर्तव्य। ठीक है, अब जो 10वां मूल कर्तव्य आया है, तो 10th वाला जो मूल कर्तव्य आया था, ठीक है, जो फंडामेंटल ड्यूटी आई थी, वो भी थी तुम्हारा 42 अमेंडमेंट में आया था। ठीक है, 42 अमेंडमेंट, ठीक है, 42 अमेंडमेंट 1976, ठीक है, 1976 में आया था फंडामेंटल ड्यूटी 10th। और उसके बाद से जो 11वां जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटी, वो जोड़ा गया था आपका 86 अमेंडमेंट में। ठीक है, 86 अमेंडमेंट 2002, ठीक है, 86 अमेंडमेंट 2002। और ये क्या था, वो एजुकेशन के बारे में था, जिसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखना फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। 10वां जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट में, और 11वां जोड़ा गया था आपका 86 अमेंडमेंट में 2002। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जो लास्ट वाला जो था ना, वो भी हम उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अब देखो यहाँ पहले है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए। यार ये तो मैंने बता दिया था ना, ये जो ऑप्शन बी है ना वो राइट आंसर है। ठीक है, 51A या फिर 51 क आप बोल सकते हैं इसे, 51A या 51 क बोल सकते हैं। तो ये आपका क्या हुआ था, इस अनुच्छेद में दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। किसी तरह कोई कन्फ्यूजन आ रही है तो लेट मी नो, आप उसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक भी करते रहना, और काफ़ी अगर अच्छा लगेगा मुझे अगर आप इसको शेयर भी करेंगे तो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो असत्य है, गलत है, आपको चारों में से ढूंढना है कौन सा है। ये ऑप्शन कह रहा है कि मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। ठीक है, बी ऑप्शन कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के बाद मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कि 2002 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बना था। इसमें से देखो जो सही होगा ना, या फिर जो असत्य होगा ये होगा। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में मैंने बता दिया था आपको कि ये 86 अमेंडमेंट जो हुआ था वो कब हुआ था, ये 2002 में हुआ था। 82 नहीं होगा, 86 हो, जिसमें 11वां जो मूल कर्तव्य था फंडामेंटल ड्यूटी था उसे जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये क्या होता है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, ये मैंने आपको बता दिया। पार्ट 4 DPSP में क्या है, DPSP, ठीक है, पार्ट 4 है। पार्ट 4 में क्या है आपका DPSP है, कहाँ से है, 36 से लेकर के 51 है, और 51A क्या है आपका, फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, 51A क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताता है। और उसके बाद से मैंने आपको ये बताया था जो 10वां था वो कब जोड़ा गया था, 42 अमेंडमेंट कब, 1976 में। और उसके बाद मैंने आपको बताया था 11वां कब जोड़ा गया था, 86 अमेंडमेंट कब, 2002 में। ठीक है, इसमें जो जोड़ा गया था जो 86 अमेंडमेंट जो 11वें फंडामेंटल ड्यूटी थी 2002 में जो जोड़ा गया था, वो ये जोड़ा गया था कि जो भी 6 साल से या फिर 6 से 14 साल के जो भी बच्चे होते हैं ना, उनको क्या किया जाता है कि एजुकेशन का उनको अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो ये जोड़ा गया था। ये एक लाइन आप याद रखना, 6 to 14 ईयर ओल्ड जो भी बच्चे होते हैं उनको क्या एजुकेशन के राइट्स दिए गए थे। ये जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटी में। और ये कब जोड़ा गया था, 2002 में। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 86 अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मतलब कि इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं। अगर आप मेरे दोनों वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको पता जरूर चल गया होगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस कितने अच्छे हैं और कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी न किसी एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कुछ को छोड़ करके। और जो नहीं पूछे हुए या फिर जो पूछने की उम्मीदें हैं वो मैंने आपको अलग से जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैंने अलग तरीके से मैंने आपको बता दिया, और क्वेश्चन के साथ साथ मैं बताता चल ही रहा हूँ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, तो आप देखा ना, देख लेना उसका। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक वाइक कर लेना। इसमें देखो स्वर्ण सिंह समिति थी ना, स्वर्ण सिंह समिति थी, इसी के सिफारिशों के आधार पर जो फंडामेंटल ड्यूटी या मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा रखना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना, लोगों के बीच भाईचारे की स्थापना रखना। देखो माता पिता की आज्ञा का पालन करना ये मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, बट ये मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, लीगली नहीं है, आपकी मर्जी आप कर सकते हैं, ये इनफोर्सेबल नहीं है।
बाकी को जो 3 है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये है 6 से 14 वर्ष, ये 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में इसको जोड़ा गया था। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 86 अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, तो याद रखना, मैं कम से कम इसको 3-4 बार बता चुका हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछता है, इस वजह से मैं रिपीट किया जा रहा हूँ। ठीक है, लोगों के बीच भाईचारे की स्थापना बनाए रखना, ये सब होते हैं, बट ये बी ऑप्शन होगा, ये क्या राइट होगा? माता पिता की आज्ञा का पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये मतलब इतनी बार मैंने बता दिया, ये गलत कर दोगे तो सच में बताओ, मतलब ये को होता है ना कि मैं चुल्लू पर पानी में डूब मरी, अगर ये क्वेश्चन अगर किसी ने गलत कर दिया तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? 86 था। ठीक है, कौन सा था? 86 था। कब हुआ था? 2002 में। मैंने देखो, मैं बार बार ये मतलब कि इसमें देखो, मैं इसमें कम से कितनी बार मैं बता चुका, जितनी बार ये क्वेश्चन आया ना उतनी बार मैं इसको रिपीट किया हूँ। ठीक, 86 अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और ये कौन सा फंडामेंटल राइट्स किस नंबर पे आया था? 11th आया था। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, और 11th फंडामेंटल राइट यहाँ पे दिया हुआ है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1974, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। सुमेलित कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन देखो राइट आंसर होगा। इसमें ज़्यादा कुछ खास रटने वाली ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा रिपीट करके वीडियो को, इस ऐसे क्वेश्चंस मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी कराए हैं, जो पहला वाला जो सेशन था, तो आप देख लेना, थोड़ा 1-2 बार देखोगे तो ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी, याद हो जाएंगी, मेमोराइज हो जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, अपना करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब बना था? देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे यूपीएसआई में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब बना था? कब बना था? 71 में बना था। ठीक है, देखो 76 का पहले ऑप्शन दे रखा, इससे पहले मैंने बताया था। ठीक है, 76 के बारे में, ये 1971, इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? मैंने कितनी बार बता दिया था। ठीक है, अब इसमें देखो थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया। इसकी प्रेरणा आयरलैंड से की गई। मैंने इस पर भी क्वेश्चन बता दिए हैं आपको। ठीक है, मतलब ये पहला वाला पॉइंट है, इस पर भी क्वेश्चन हो गए हैं। दूसरा वाला पॉइंट है, इसको भी क्वेश्चन हो गए हैं। इस पर देखो नहीं हुए, बट इसको जान लो, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है ना, ऐसा है, मतलब न्यायालय मतलब कि आप वो नहीं कर सकते हो, किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो आप इसके लिए। ठीक है ना, तो ये इसका ये मतलब हो गया। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। आयरलैंड से लिया गया था, इस पर भी क्वेश्चन हो चुके हैं, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। थर्ड वाला पॉइंट ये है कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, इन्फोर्सेबल नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में? तो ये देखो भाग 4 है। ठीक है, भाग 4 में उल्लेखित है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यदि कोई राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है। अब मैंने 3 पॉइंट बताए थे ना, जो तीसरा वाला पॉइंट है ना, वो उसी पे ये समझ लो क्वेश्चन है। ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत भी एक नीति निर्देशक तत्व है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये सिद्धांत राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, सही नहीं है, मैं इसमें से एक है। कौन सा? ये। ठीक है, मतलब कि इसके खिलाफ कोर्ट में कोई केस नहीं कर सकते हो। ठीक है, बाकी तीनों क्या है कि सही है। ठीक है, ये बाध्यकारी भी नहीं है। और कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया, ये भी सही है। और ये सारे क्या हैं, जो गांधीवादी सिद्धांत वगैरह को भी डाल दिया गया इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता नीति निर्देशक तत्व की नहीं है? ठीक है, ए ऑप्शन है, ये संवैधानिक निदेशक या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। बी ऑप्शन, निदेशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान है। सी ऑप्शन है, निदेशक तत्वों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है या कराया जा सकता है। डी ऑप्शन है, इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है। देखो इसमें जो सी ऑप्शन है ना वही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कितनी बार बताया कि न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है ये। ठीक है, न्यायालय द्वारा मतलब कोई ज़बरदस्ती या लागू नहीं कराया जा सकता है। तो ये क्या है कि ये होता ही नहीं है डीपीएसपी में। ठीक है, तो ये याद रखना नहीं। ठीक है, इसका हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके द्वारा ये जो स्टेटमेंट है गलत है, तो ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी भारत शासन अधिनियम ये सब याद रख लेना। ये सारे ये संवैधानिक निदेशक, विधायिका, कार्यपालिका, प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। ठीक है, ये सिफारिश है, इन्फोर्सेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया? यार ये तो मैंने कितनी बार बता चुका, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन नीति निर्देशित तत्वों के अंतर्गत आता है? गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार है, सी ऑप्शन 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, डी ऑप्शन है सभी, तो इसमें हो जाएगा सभी सभी। ठीक है, देखो सी ऑप्शन देख लो ना कि सी ऑप्शन क्या है, 14 वर्ष के, ये मैंने बता रखा है, मतलब 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा वगैरह के बारे में या फिर उनको अधिकार दिया गया है। ठीक है, सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार है, इनफोर्सेबल नहीं है, ये मैंने आपको कितना बार बताया कि मतलब न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। गाय, बछड़ा या फिर बलि पर रोक है, ठीक है, ये भी क्या इनफोर्सेबल नहीं है, होता ही है, आपको पता ही होगा। तो ये क्या है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 41 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी शिक्षा। तो ये 4 ऑप्शंस में से आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखो इसके बारे में तो थोड़ा सा ये बता दूंगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अनुच्छेद ये ना 41 इसके बारे में नहीं है। ठीक है, ये इसके बारे में क्या है, अनुच्छेद 41 में क्या है, आप ये देखोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अनुच्छेद 41 देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। ठीक है, तो ये क्या है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 38 से लेकर के लगभग 51 तक मैंने कर रखे हैं, कहाँ तक है, हाँ 51 तक है। ठीक है, तो ये सारा देख लेते हैं, वन बाय वन करके रीड कर लेते हैं। अनुच्छेद 38 क्या कह रहा है कि कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। ठीक है, 29 क क्या कह रहा है, या फिर 29A समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, या फिर कानूनी जो सहायता बोलते हैं, कानूनी हेल्प। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। ठीक है, अनुच्छेद 39 का ख क्या कहता है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार से करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। 39 ग या 39C धन का समान विवरण। ठीक है, अनुच्छेद 40 या फिर 40 ग्राम पंचायत। देखो ये जो है ना ग्राम पंचायतों का गठन वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, ये कई बार पूछ चुका है। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना। अनुच्छेद 40 से क्या होता है, ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, 41 का कह रहा है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 का कहता है काम की न्याय संगत और मनवोचित दशाओं का तथा प्रसूत सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 का कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। ठीक है, देखो डीपीएसपी का इसका मतलब ये होता है ना कि आप थोड़ा सा उसको जो राज्य है या फिर राज्य के लोगों को आप क्या करोगे, स्ट्रीम में लेकर आओ ताकि वो डेवलप हों। ठीक है, इन्फोर्सेबल नहीं होता है ये, आप उनको डेवलप कर सको, जो पैसे वगैरह का जो कुछ है ये सारा आप यहाँ पे देख रहे हो। अनुच्छेद 44 क्या, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। ठीक है, अनुच्छेद 44 कह रहा है। अब देखो अनुच्छेद 46 क्या कहता है, 45 से छूट गया है, चलो कोई बात नहीं, 46 देख लेते हैं। अनुच्छेद 46 से कहता है अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां एवं अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों का अधिवृत्ति। ठीक है, अब देख रहे हो कि जो भी SC ST या फिर जो भी इस तरह के लोग हैं जो पिछड़े हुए होते हैं उनको क्या करता है कि जो फ्री एजुकेशन दिया जाता है सरकार द्वारा, उनको क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन दिया जाता है और भी पैसे वगैरह भी कुछ देते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। अनुच्छेद 47 से कह रहा है कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अब ये राज्य के कर्तव्य के बारे में भी हो गया। ठीक है, तो ये भी क्लियर होना चाहिए। अनुच्छेद 48 कह रहा है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे यहाँ पे ये क्या है, अनुच्छेद 48 में है। ठीक है, ये किस में है, 48 में है, तो ये चीज़ देख लेना। 48 को क्या कह रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 से कह रहा है कि राष्ट्रीय तत्व के स्मारकों, स्थानों में वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि आप जो भी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है आप उसका थोड़ा सा संरक्षण करें, उनको देखभाल करना है, उन पर अगर उनकी जो मेंटेनेंस वगैरह का। ठीक है, तो ये सारा कुछ बताया गया। अनुच्छेद 50 में कह रहा है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, तो देखो अनुच्छेद 50 भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चलो इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पूछता है। अनुच्छेद 51 के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो ये आपको मैंने बता दिया कहाँ से, 38 से लेकर के 51 तक का मैंने सब कुछ सारे अनुच्छेद के बारे में आप समझ गए होंगे। अब आगे अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो इसको उम्मीद है आप गलत नहीं करेंगे। और आज के लिए देखो सेशन इतना ही रहने देते हैं कि टाइम कुछ हो गया। ठीक है, अगली बार से स्टार्ट करेंगे। आप इस चीज़ को देख लेना, पढ़ लेना, रीड कर लेना, लिख लेना, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लेना। एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ इसको, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर और ये हो गया क्लियर। ठीक है ना, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ये, और उसके बाद से आप इसका ले लेना स्क्रीनशॉट ये। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
ये आपका कर्तव्य है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि और से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे और भी क्वेश्चंस करेंगे।